बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज के दिन का नहायत ही खूबसूरत सा एक आगाज़ कर चुके हैं। फुरकान बॉबी हमारे साथ हैं, ज़रा इनको खुश आमदीद कहते हैं और इनकी ख़बर लेते हैं कि ये कल कहाँ थे। अस्सलाम वालेकुम बॉबी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कभी हर हाल में शुक्र है। बिल्कुल सही। कल किधर गायब थे आप? हमने भी आपको मिस किया है, जो हमारे नाजरीन है वो भी मिस कर रहे थे कि बॉबी पता नहीं कहाँ चले जाते थे। नहीं नहीं, मैं कल गायब होने की बिल्कुल नीयत नहीं थी, लेकिन तबीयत कुछ ऐसी थी कि गायब होना पड़ा। अच्छा, ये तो अच्छा बहाना है, मगर मुझे पता चला है कि घर से आप आए थे और यहाँ से यहाँ पे आप नहीं आए थे और घर की आपने केबल भी काट दी थी कल। नहीं नहीं, खैर ऐसा नहीं है। केबल कहाँ तक काटते, वो live डॉट अब तक डॉट टीवी भी तो है। अच्छा, वैसे बचपन में इस तरह के बड़े बहाने जो है ना, वो ओहो, इस तरह कोई ना कोई जहन इन कामों में बड़ा चलता था कि किस तरह जो है वो हमने क्लास बंक करनी है, क्या बहाना लगाना है, किस तरह छुट्टी करनी है। बचपन में शायद आपको याद हो कि किताबों में बहुत सारे लतीफ़े भी आया करते थे क्लास बंक करने के हवाले से। अच्छा। तो उनमें एक ऐसा ये भी लतीफ़ा था कि एक मास्टर ने पूछा कि बबलू तुम लेट क्यों आए? तो बबलू ने कहा कि मास्टर जी मेरा रुपया खो गया था। तो टिंकू से पूछा तुम लेट क्यों आए? क्योंकि मास्टर जी मैं इसके रुपए के ऊपर पाँव रख के खड़ा हुआ था। अच्छा, बचपन देखे ना, बचपन में क्या एक खूबसूरत ज़माना होता है कि मुझे याद है कि बचपन में हमारा दिल करता था कि हमें बुखार हो जाए, बीमार हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि हम स्कूल से छुट्टी करनी पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। देखें और आज देखें, मतलब एक एंटायरली डिफरेंट लाइफ होती है। इसलिए तो कहते हैं गोल्डन पीरियड जो होता है हमारी लाइफ का, वो बचपन ही होता है। अच्छा, बचपन के हवाले से अगर हमने बात छेड़ ही दी है तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। कहानियाँ आपने कौन कौन सी, भाई हम तो वो पढ़ा करते थे, आपके पास क्या सोर्स था इन कहानियों का? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की कि चूँकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई कि आज कोई ब्लाइंड आदमी भी पढ़ सकता है उसको प्रॉपर। लेकिन उस वक्त जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी बूढ़े हैं आप, मैं जानता हूँ। मतलब यही कोई 3-4 साल पीछे। हाँ हाँ, 100 लगाना भूल गया आप। तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हुआ ऑडियो के हवाले से। अच्छा। ऐसी कहानियाँ जो कि पढ़ने को मिलती थी, हमें सुनने को मिलती थी, जिनमें सरे फहरिस्त बहुत बड़े बड़े नाम, जिनमें मैं बहुत लाइक करता हूँ काजी वाजिद साहब को, और बहुत बड़े बड़े नाम जैसे शफ़ी मोहम्मद शाह साहब मरहूम, उन्होंने भी बहुत डबिंग की ऑडियो स्टोरीज के अंदर, जिनमें अलादीन का चिराग। अच्छा, ये बच्चों के लिए जो कहानियाँ थी? जी हाँ, ओके। और ये ऑडियो में बना करती थी विद साउंड इफेक्ट्स। अच्छा, ये स्पेशली जो ब्लाइंड कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए? ये उनके लिए नहीं बना करती थी, लेकिन फिर स्कूल्स ने जब ये बनना शुरू हुई, EMI एक कराची की बड़ी पुरानी एक पाकिस्तान कंपनी है पाकिस्तान की, वो बनाया करती थी। और उसमें फिर एक देव के 3 सुनहरी बाल और बहुत सारी कहानियाँ, जैसे अली बाबा 40 चोर, अलादीन का चिराग, और इस तरह जादू की बस्ती, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं, याद करने बैठे तो फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो कहानियाँ होती थी ना बॉबी भाई, इनका होना बड़ा ज़रूरी हुआ करता था। ये बच्चों के ब्रॉटअप में जिन जिन की कहानियाँ शामिल हैं, उनकी शख्सियात का एक अलग ही पहलू जो है वो उजागर हुआ है इनसे। आज भी इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। टीवी पे भी बच्चों के प्रोग्राम्स हुआ करते थे जो आज नहीं होते हैं उस तरह। मुझे याद है कि हम स्कूल जाने से पहले पाकिस्तान टेलीविज़न पे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का जो मॉर्निंग शो होता था, जो एक्चुअली मॉर्निंग शो होता था, जो मैं कहता हूँ कि मॉर्निंग शो की जो एक रूह होती थी, वो हम देखा करते थे। सुबह स्टार्ट होना उसने तिलावत कुरान पाक से, और फिर इसी तरह जो है वो उन्होंने ख़त पढ़ने, पेंटिंग्स दिखानी बच्चों की, जो ड्राइंग बना के भेजते थे, और फिर उन्होंने कार्टून्स प्ले करने, और वो कार्टून्स देखते देखते हमने जो है वो स्कूल के लिए निकलना होता था। तो एक बच्चों ऐसा लगता था कि जैसे ये टीवी को और ये पूरी कौम को हम बच्चों की परवाह है
हमें किसी किसी रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं ये, ठीक है। आज इस वक्त जो है वो टीवी पे कुछ खास नहीं आ रहा है। फिर एक और होता था, मुझे याद है कि जुमेरात का दिन उसका मैं इंतज़ार किया करता था, क्योंकि वो एक अखबार में बच्चों का वो पेज आता था, उस पर ना सफ़ा, तो वो हम पढ़ा करते थे। उसमें बच्चों से मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें होती थी, कहानियाँ होती थी। तो ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता थम सा गया। अखबारों में तो होगा, मगर अखबार तक जो है वो हर बच्चे की रसाई ये थोड़ी सी कम हो गई है। आप इस बात को समझते हैं? भाई एक ब्रेक का वक्त है, हम ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पे ज़रा मज़ीद बात करते हैं और आपको बता दें कि आज का हमारा मौजू भी कुछ इसी से मुतल्लिक है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि वक्फे से पहले आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ बच्चों से मुतल्लिक, बच्चों के अदब से मुतल्लिक। ये सिलसिला थोड़ा सा हमें लगता है कि थम सा गया है, मगर शायद ये कहना भी दुरुस्त नहीं है। आज भी वो सारा काम उसी तरह हो रहा है। शायद हम लोगों ने अपनी रफ्तार थोड़ी सी आहिस्ता कर दी है। हम जो है उस तरह बाकायदगी से उस तरफ नहीं आते। ये टेक्नोलॉजी ने शायद हम उस चीज़ की उसकी जगह ले ली। तो मुझे याद है कि हम कहानियाँ पढ़ा करते थे। हम अलादीन का चिराग मेरे पसंदीदा कहानियों में से वो हुआ करती थी एक कहानियाँ। जब भी कभी कहीं कोई पुराना बर्तन मिलता था, मैं उसे एक दफ़ा इधर उधर देख के रगड़ने की कोशिश करता था कि अभी एक जिन निकल आएगा, मुझसे पूछेगा जनाब के हेलो भाई क्या क्या चाहिए, और मैं उसे बताऊँगा। या कोई भी छोटा कारपेट का पीस देखना कालीन का, तो एक ख्वाहिश सी दिल में जाग जाती थी कि ये काश वही कालीन हो कि मैं अभी उड़ना शुरू हो जाऊं। और मतलब कोई बोतल देखनी पानी में, तो हमने एक जहन में आना कि इसमें तो कोई जिन होगा शायद, और वो अगर मैं खोलूँगा तो उसमें से वो पूछेगा जनाब क्या क्या ख्वाहिशें हैं। हाँ, वैसे जो सीट पे बैठा हूँ भी उसी जिन ने ख्वाहिश पूरी की हुई है मेरी। अच्छा जनाब, खैर, तो आज हम बच्चों के अदब के हवाले से बात करेंगे कि हमारे पास दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं हमारे साथ, आसान अल्फाज में, जो बच्चों के अदब के लिए काम करते हैं, उनके लिए नज़में लिखते हैं, उनके लिए जनाब कहानियाँ लिखते हैं, और बहुत सारी बातें करेंगे आज उनसे। यकीनन आप दोस्त भी आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, कॉल करेंगे, कॉल करके इस हवाले से कुछ भी कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, या कोई एक ओवरऑल कोई अगर आप समझते हैं कि मशवरा देना चाहिए, जो आपका मशवरा हमारे प्रोग्राम के ज़रिए पूरी कौम तक पहुंच सके, तो आप इस पर भी ज़रूर बात कर सकेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान शायर, वो तो हैं ही बच्चों के शायर, अब्दुल रहमान मोमिन। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत कैसे हैं शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी शेव आ चुकी है? शेव अभी तक तो नहीं आई। हम फिर तो अभी तक हम बच्चे ही आपको हैं। बच्चों में ही मैं कंसिडर करूँगा। बिल्कुल, अभी हम बच्चे ही हैं। हमें अंबरी नसीब अंबर साहिबा ने एक मुशायरे में बुलाया और कह रही हैं कि नौजवान शायर तो बहुत हैं, लेकिन ये एक नौनिहाल शायर है। ये भी आया हुआ है। अच्छा, ये भी अच्छी शेर बात सुनाएं। है। ना, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, ये राइटर हैं, ये खालिक हैं इन सारी कहानियों के। ये मतलब इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ जो बच्चे पढ़ते हैं आज भी, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कुछ कहानियाँ जो मुझे याद हैं आज, तो ये भी उसी किस्म की कहानियों के खालिक हैं। इत्तफाक की बात है, ये भी बड़े कम उम्र है, नौजवान है। जनाब आज़म तारिक कोहिस्तानी, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा, ये कहानियाँ जो होती हैं, ये कैसे जन्म लेती हैं आपकी सोच में? जिस तरह मेरे ख़्याल में एक शायर के दिमाग में आमद होती है और वो आमद के साथ लिखता है, तो मेरे ख़्याल में एक जो राइटर होता है वो भी एक आमद होती है उसके ऊपर, तो तभी कहानी तख्लीक होती है। आप कोई मौजू सोचते हैं और उस पर भी लिखी जा सकती है, लेकिन असल कहानी वो होती है जो आपको ख़ुद राग़िब करती है कि उसे लिखा जाए। और अमूमन बेशतर दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई कहानी का ज़बरदस्त किस्म का कोई आइडिया अचानक जहन में आया है और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने नहीं लिखा ये कहानी तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा।
अच्छा। तो मैं उसे फ़ौरन लिखना शुरू कर देता हूँ। जो बेशतर मेरी कहानियाँ ऐसी हैं जो मैंने इसी तरह की लिखी हैं, जब बहुत ज़्यादा अंदर से, जो अंदर का इंसान है, जब वो बहुत ज़्यादा बोलने लगा, कहने लगा कि अब इसे लिखना चाहिए, तो लिखा है। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी आपने, क्योंकि आप दोनों मेहमानों का ताल्लुक जो है वो लिखने से, लिखा रही हैं आप, तो कभी ऐसा होता है कि एक ख्याल वो आ रहा है और आपको उसे लिखना है और आपने नहीं लिखा और उसके बाद आप याद ही करते रह गए और वो नहीं आया कि क्या था यार, क्या खूबसूरत चीज़ थी, कुछ ऐसा कभी होता है? कई बार ऐसा हुआ है, और अमूमन वैसे इश्तियाक अहमद बच्चों के बहुत बड़े मुसन्निफ़ थे, उन्होंने बेतहाशा नावल लिखे बच्चों के लिए, आपने भी यकीनन पढ़े होंगे उनके नावल। वो ये काम किया करते थे, उनके पास एक डायरी होती थी, वो उस डायरी में जब भी राह चलते हुए उन्हें कोई आइडिया आता था वो उस पर लिख लेते थे। फिर ये होता था जब बैठते तो फिर वो उन्हीं आइडियाज़ पे कहानी लिखते थे। तो मैंने भी इस तरह कोशिश की कि जब भी कोई आइडिया आया तो उसे किसी कॉपी पे उतार लिया। बिल्कुल सही। अच्छा जनाब, तो अभी ये तो हमने वैसे, मैं अपने इंटरेस्ट की बातें आपसे पूछ ली कि मतलब क्या होता है, जो मेरा दिल कर रहा था एक्चुअली जो आज पूछना चाह रहे हैं कि बच्चों का अदब, इसकी कितनी अहमियत है और ये इससे एक उन बच्चों की जो एक शख्सियत में क्या क्या फ़र्क आता है, क्या असर पड़ता है, इस बारे में बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करने आप लोगों की इजाज़त हो तो? जी। तो ओके जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, समीना बोल रही हूँ इस्लामाबाद से भाई। समीना साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। और आप देख लें कि ये सारे चैनल्स को छोड़ के और आपका जो है वो प्रोग्राम देख रही हूँ और नवाज़िश। पहले भी देखती रही हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा और बहुत हमारी आज की ज़रूरत जो है, हमें कौम को इस तरह के टॉपिक्स की बहुत ज़रूरत है बेशक। कि हम बच्चों को जिस तरह निगलेक्ट कर रहे हैं और बच्चे अपनी मर्जी से जो भी देख रहे हैं यूट्यूब पर या जी, वैसे इंटरनेट से, तो वो बात है जो जैसे आप कर रहे थे हमारे ज़माने की बात कि हम तो बुक्स के दीवाने थे, नौनिहाल और तालीम व तरबियत और बच्चों की दुनिया, और फिर सूफी गुलाम तबस्सुम की जो बुक थी वो छोटी सी जिसमें चिंचू चिंचू चाचा था, एक था लड़का टूट बटोट, जी 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 इतनी जी मजे जी की जी वो जी। नज़में और सब कुछ था। तो हम लोग बुक्स को बहुत पढ़ते थे और ऑथेंटिक बुक्स थी वो सारी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो नेवर नो कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो उसकी जो है स्टैंडर्ड क्या है, जो कुछ भी वो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये ऐसा। बड़ा ये सोच की बात है कि हमारे बच्चों का जो कौम का मुस्तकबिल है वो एक्चुअली हमारे राइटर्स के ही हाथ में है और हम पर ही है कि हम कितना मोटिवेट करें उनको कि वो जो है वो बुक्स की तरफ आए, ऑथेंटिक बुक्स की तरफ, जो कि अच्छा अच्छे राइटर्स समीना ने जी, लिखी है। माफ़ी चाहता हूँ, ये जो आज भी राइटर्स जो हैं वो तो लिख ही रहे हैं, आज भी बच्चों के रिसाले जो हैं वो छपते ही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि पहले उनकी तादाद अगर लाखों में होती होगी तो, या तो आज चंद हज़ारों में रह गई होगी पूरे पाकिस्तान में। लेकिन फिर शायद उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं है ना कि बच्चों को भी पता हो कि भाई ये बुक। मेरे अपने घर में जो बच्चे हैं मुझे पता है कि उन्होंने कभी हमसे डिमांड नहीं की या हमने कभी उनको उस तरह से सच फोर्स नहीं किया कि आप यही बुक्स पढ़ो। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने तो, हमारे तो घरों में वो बुक्स लगी हुई थी, वो जो जी, 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 जी। साले आते थे बच्चों के, वो तो मंथली इस तरह से आया करते थे कि जी ये हैं। और हमें याद है कि हमारी एक्टिविटी और कोई नहीं थी होती, और जैसे आपने कहा वो टीवी के प्रोग्राम हो जाते थे, कार्टून्स। मैं तो पता नहीं कितनी बड़ी होके भी कार्टून्स देखा करती थी। मैं अभी भी देखता हूँ। नहीं, मेरे घर में काफी सारे कार्टून्स हो गए तो अब मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन ये था कि वाकई आप की बात कि मुसन्निफ हुसैन तारड़ के जो प्रोग्राम थे वो किस तरह से हमारा वो एग्जाम्पल सेट कर गए हैं कि मॉर्निंग शोज कैसे होने चाहिए, और हमने मॉर्निंग शोज को क्या बना दिया। बेशक तो मुझे ऐसे। आपका प्रोग्राम इसलिए अच्छा लगता है कि आपके पास हमेशा बहुत डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, और ऐसे ही अपने काम को जारी रखें और बहुत आपके शुक्रिया। काम में और आपको अल्लाह मियां बहुत तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बाकी भी जो जानने वाले हैं, जो देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनके सामने एक बात करना चाहूँगा कि अगर हम अलग अलग मौज़ूआत पे काम करते हैं तो उसमें इसका सारा क्रेडिट जो है वो मेरे चैनल को जाता है। जिन लोगों ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि भाई हमें रेटिंग चाहिए, हमें अब रेटिंग की गर्ज से कोई सुबह सुबह कोई 50 लोग इकट्ठे करके कोई नचवा रहा होता है, पूरे कंपटीशंस, ठीक है एक काम है, मगर
देखिए लिमिट में प्यार से सारा कुछ, क्या क्या किसी के बारे में, मगर अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई शादियाँ वादियाँ नहीं हो रही होती, तो वो इसलिए नहीं हो रही होती कि मेरे चैनल को मुझसे रेटिंग नहीं चाहिए। वो कहते हैं आप क्या करना चाहते हैं आप करें, ये वसाइल हैं आपके पास, इसमें आपने जो करना है आप करिए। तो मैं चैनल को भी थैंक यू कहता हूँ। अच्छा जनाब, इन्होंने कहा कि कोई प्रमोशन वगैरह जो है वो आजकल नहीं होती, बच्चे डिमांड नहीं करते कहानियों की, किताबों की, और मेरा ख्याल आप भी एक बच्चों का रिसाला है उससे मुंसलिक हैं, साथी माहनामा साथी कराची गुज़िश्ता 40 बरस से शाया हो रहा है, और रवां बरस हमने नवंबर के महीने में इसका 40 साला नंबर भी शाया किया। और जहाँ तक खातून की बात है, सबीना साहिबा की गालिबन, तो उसमें बच्चों तक रिसाला पहुंचाने का काम उमूमन वालिदैन का होता है। एक बच्चे की पॉकेट मनी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो रिसाला अफोर्ड कर सके खुद ले, वरना फिर बच्चा खुद लेता है तो वो फिर पैसे जमा करके लेता है। आजकल बच्चों की पॉकेट मनी बड़ी अच्छी खासी ज़्यादा है, वो मतलब डिफरेंट क्लासेस हैं, अगर हम देखें कुछ बच्चों की ज़्यादा होती है, कुछ की कम। कितने का रिसाला ज़रा बताएं। हमारा पर्चा वैसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 35 रुपये का ये है, और ये अगर बच्चे अफोर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बच्चे तो ये 4 खरीद सकते हैं। हाँ खरीद सकते हैं, लेकिन बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें आपको फेसबुक मिल जाती है, बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। चलें यूट्यूब भी अगर देख रहे हैं तो उसमें भी हम चाहते हैं कि तामीरी वीडियोस देखें, कहानियाँ हों उसमें, उनको सोचने की तरफ जो राग़िब करें। हमारे पर्चे ने एक सिर्फ हम रिसाला नहीं शाया कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल भी है हमारा साथी के नाम से ही, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है, वहाँ बच्चों के लिए खेल हैं, वहाँ बच्चों के लिए सरगर्मियाँ हैं। बच्चों को तामीरी सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने की हम कोशिश करते हैं। और पर्चे की जहाँ तक प्रमोशन की बात है, तो हम नो लॉस और नो प्रॉफिट में चलने वाले इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। हम चूँकि वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, मैं भी और ये मोहम्मद तारिक ख़ान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये भी यहाँ पर रज़ाकाराना तौर पे काम करते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा इदारा इतना ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है कि वो तमाम ज़राए इस्तेमाल कर सके मार्केटिंग के, लेकिन हम अपने तय करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। आपने कहा कि बच्चों तक वालिदैन को ये पहुंचाना है, मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ये सोचते हैं हम लोग, माँ बाप और जितने भी असातिज़ा हैं बच्चों के, वो बच्चों को उर्दू से ऐसे दूर रखते हैं कि शायद उर्दू सीख गए तो बड़े नालायक कहलाए जाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है इस पे यकीनन बात करते हैं। मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कॉलर होल्ड पे हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, मलिक बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे बताइएगा। शफीक मलिक सर। शफीक मलिक बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। आपको खुश आमदीद कहते हैं शफीक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का बहुत एहसान है। बहुत जबरदस्त टॉपिक्स होते हैं माशाल्लाह आपके। अभी मैडम समीना ने, मिस समीना ने आपसे बात की, बड़ी जबरदस्त बातें की उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। बेसिकली हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे बच्चों के हवाले से। स्कूल्स हैं, उसमें कोई ग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए घर में एक्टिविटी नहीं है सिवाय टीवी के या मोबाइल फ़ोन के। स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे ग्राउंड नहीं है, उनको एनर्जी अपनी एग्जॉस्ट करने का कहीं भी मौका नहीं मिलता। नतीजा क्या होता है कि उनका बिहेवियर रफ होता चला जा रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। इस पे बहुत ज्यादा बहसियत कौम हमें सोचना पड़ेगा। खाने पीने के हवाले से हमारे वक्त ये होता था कि 2-3 किस्म की टॉफीज या इस तरह से 2-3 किस्म के बिस्किट होते थे। अभी क्या है कि इंतहाई गंदे मटेरियल के साथ टॉटरी और इस तरह की चीजें और रेड चिली ऊपर डाली होती है। ये चीजें भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से थोड़ी अवेयरनेस लानी होगी कि बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और जापान में माशाल्लाह स्कूल्स में वो जो हमारे रिलीजन ने काम किया था ना सर, जी कि एथिक्स के ऊपर स्पेशल एक सब्जेक्ट है। एथिक्स के ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा, सिर्फ सिलेबस का एक बहुत बड़ा बैग उनके ऊपर लोड कर दिया जाता है। उन्हें बताया जाए कि बड़ों के साथ क्या कैसे बिहेव करना है, छोटों के साथ एक कौम तैयार करनी चाहिए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ना कि एक हुजूम की बजाय एक कौम तैयार करनी चाहिए। बिल्कुल। और मतलब मीन्स के हमें जब तक उनको एक अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या ज्योग्राफी या जियोलॉजी, ये इन चीजों में पीएचडी अगर हम पैदा कर देंगे नहीं होंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान, सर मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि
पता चले कि यार पाकिस्तान एक कौम है, एक अच्छे लोगों की जो है ना वो जगह है, ना कि पता चले कि यार ये तो एक हुजूम है, ये पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन ये इंसान नहीं है, अच्छे इंसान नहीं है, ऐसा ना हो। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। बात तो आपने बड़ी खूबसूरत की है। दिल तो करता है कि ऐसा ही हो कि पूरी दुनिया के लोगों में से जब एक पाकिस्तानी भी खड़ा हो तो सबसे मुनफरिद हो, पता चले कि यार ये वाकई एक पढ़ा लिखा इंसान है और इसके अंदर एक जो अखलाकियात का जो मयार है ये सबसे बुलंद है। होना तो ऐसा ही चाहिए, और वो सारा कुछ हमें इन जो हमारे तालीमी इदारे हैं और जो हमारे घर की तरफ से जो वालिदैन की जो तरबियत है, इन दोनों की मदद से ही मुमकिन है। तो ज़ाहिर है इन दोनों डिपार्टमेंट्स को ही काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। और उसके अलावा जहाँ तक रही निसाब की बात, तो निसाब में अखलाकियात के हवाले से चीज़ें ज़रूर शामिल करनी चाहिए, कि वही एक रास्ता है जो हमें इस जानिब लेके जाएगा। और निसाब की हम बात कर रहे थे उर्दू के बारे में, कि उर्दू जो है वो लोग समझते हैं शायद कि वो उर्दू सीख ली हमारे बच्चे ने तो ये इतना लायक बच्चा कहलाएगा नहीं है, पता नहीं क्या क्या लोगों के जहन में ख्यालात होते होंगे। हाँ, क्या कहेंगे आप? उर्दू के हवाले से एक तो एहसास कमतरी का शिकार हम हो चुके हैं, और उसके अलावा असल में इन्होंने बात की एथिक्स की, तो अखलाकियात के हवाले से जो बात आई है, तो मेरे ख़्याल में निसाब हमारा एक नहीं है पूरे पाकिस्तान का, सब ने अपने अलग अलग निसाब बनाए हुए हैं, और इसी निसाब की वजह से हमें बहुत सारी दुश्वारियां और परेशानियों का सामना तो है। लेकिन हमारे जो रसाइल बच्चों के लिए या जो किताबें निकलती हैं उसमें बहरहाल एथिक्स बताई जाती है, अखलाकियात का बताया जाता है। ख़ुद हम अखलाकियात के हवाले से मज़ामीन भी शाये करते हैं, और बच्चों को ये तरग़ीब कहानियों के ज़रिए, नज़मों के ज़रिए उन्हें बताया जाता है कि आप किस तरीके से बात करेंगे, किसी का बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, जो भी करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। तो ये सारे अच्छा, इसमें एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। जामिया कराची की एक ख़ातून प्रोफेसर, एक दफ़ा उन्होंने तालिब इल्मों से पूछा कि आप में से बच्चों के रसाइल किस किस ने पढ़े, तो तकरीबन पूरी क्लास में शायद ही किसी ने हाथ खड़ा किया। तो उन ख़ातून ने कहा कि जब भी मैं कहूँ कि आज की नस्ल इतनी बिगड़ी हुई क्यों है, उन्होंने, यानी कि ये बहुत अहम बात है, मैं अक्सर इसे कोट करता हूँ कि अगर आप बच्चों में शुरू में ही अखलाकियात आपने वालिदैन, तो उस तरीके से आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भी पीछे। अच्छा, ये एक ख़ातून ने जो बात की कि हम अपने बच्चों तक, यानी कि मैगज़ीन नहीं होते हैं या पहुँचाने का मसला है, तो ये वालिदैन का मसला आता है कि वालिदैन उस रिसाले को बच्चे की पहुँच तक पहुँचाए। मैंने तो ये भी देखा है कि बच्चे तो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो तो मोबाइल में लगे रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने घर में पढ़ते हुए देखा ही नहीं है किसी को। देखा ही नहीं है, बिल्कुल। देखेंगे तो पढ़ेंगे ना, उन्होंने तो मोबाइल ही देखे हैं। जब उसने आंख खोली हुई तो होश भी नहीं थी, तो एक मोबाइल इधर अब्बा ने पकड़ा हुआ है, इधर अम्मा ने पकड़ा हुआ है, तो वो इसी तरह मोबाइल देखते 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 वो उसका भी दिल कर रहा है कि अब मैं बड़ा हो गया, मुझे भी मोबाइल दें आप। तो एक खातून ने कहा ना कि हम तो आने वाली नस्लों को ये बताएंगे, मैंने 10-10 घंटे ऑफलाइन रहकर तुझे पाला है। देखे ना जरा कितने बात तो है। जी बोल भाई, क्या कह रहे हैं मैं ये कह रहा था कि एक अलमिया और भी है, फरमाइए। कि एक तो हम ये कह रहे हैं कि एक हाथ में वाले साहब के हाथ में भी मोबाइल है और वालदा के हाथ में भी मोबाइल है, बच्चा तो खुद ही मांगेगा। एक और चीज़ भी है, बच्चा अगर रोता है या अगर कोई भी शरारत करता है तो वालिदैन मोबाइल देकर उसे खुद उस तरफ रागिब करते हैं, तो चुप करवा देते हैं, चुप करवाते हैं। चलो हमारा टाइम बचा, चलो ये थोड़ा चुप हो जाएगा, और वो मोबाइल दे के अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाते हैं। वैसे बच्चे भी कि आजकल के कम अफलातून बच्चे नहीं हैं सर, हमने बनाया उन्हें। हमारे वालिदैन असल में इस बात पे बहुत खुश हो जाते हैं कि किसी तरीके से बच्चा अगर 2 साल की उम्र में ही गैलरी में जाके वीडियो निकाल रहा है ना, तो उस पर बड़े खुश हो जाते हैं। हमारे बेटे ने खुद वीडियो चलाई, खुद ही मोबाइल भी जो है ना वो चलाता है सारा, खुद ही यूट्यूब से। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब दोस्तों में बैठ के वो वजह गुफ्तगू भी होता है कि मतलब वो
अरे यार ये इतना तेज है कसम से, लॉक लगाया, मेरे हाथ का अंगूठा पकड़ के उसने उस पर लगा के लॉक खोल दिया। अब ये वजह गुफ्तगू है। सही है जनाब। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फईद अब्बास भाई, कैसे हैं? याहिया बात कर रहा मैं हूं। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं याहिया भाई? सर आपका प्रोग्राम देख के हम खुश हो जाते हैं। सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें करने वाले कम ही लोग होते हैं। नवाज़िश, और नवाज़िश। बॉबी भाई को भी बहुत सलाम हो मेरा, वालेकुम अस्सलाम। और आपके मेहमानों को भी, नौजवानों को। बस बात ये है कि भाई किस किस चीज का रोना रहे। फहीम भाई, मसला है कि बच्चों से तुमने बचपन छीन ही लिया है। हाँ, वक्त है, उनको अच्छी वक्त बात। से पहले जवान कर दिया। जब से ये गैजेट्स आए ना, बिलीव मी कि वो तो मेरे ख्याल में वो मैं आई एम सॉरी टू से, वो जो आपके मेहमान बिल्कुल सही कह रहे थे कि हम लोग उनकी क्रिएटिविटी नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि वो एक मशीन चला रहा है और वो किस स्मार्टनेस से चला रहा है। बच्चा जी, मेरा इतना सा छोटा बच्चा है जी, वो यूं कर लेता, वो कर। भाई ये कोई टैलेंट नहीं है, ये तो एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और ये इतना यूजर फ्रेंडली चीजें होती हैं, इसमें कोई नई बात। बच्चा वो होता है जो क्रिएट करता है, जो अपनी जहन से सोचता है। अब अगर हमने कौम को बच्चों का मुस्तकबिल कहते हैं, तो मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उनको लाइन ऑफ डायरेक्शन देनी पड़ती है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो हमने जो हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज देखें बच्चों की कम हो गई है। ग्राउंड्स नहीं है खेलने के, और अगर कोई क्रिएटिव कोई वर्कशॉप्स नहीं है जिसके अंदर जाके अपने टैलेंट को बना सके, कोई रिसर्च कर सके, तो ये हमारा भी फर्ज है और हमारी गवर्नमेंट का भी फर्ज है कि बच्चों के लिए कोई ऐसे इदारे बनाएं, कोई ऐसी जगहें बनाएं जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कर सके। होता क्या है भाई, हम लोग क्या होता है कि हम लोग बच्चे, हमारे काउच पोटैटो जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, वो एक जगह बैठ के वो अपना लेकर बैठा हुआ, अपना सेलफोन स्मार्टफोन लेके बैठा हुआ, उल्टी सीधी वीडियोस देख रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है उल्टी सीधी लोगों से, हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है। देखें, जब भी कौम के लीडर बनते हैं तो वो कौम को डायरेक्शन देते हैं, नौजवानों को रास्ता दिखाते हैं। मैं यकीन करें हमारे नौजवान में बहुत पोटेंशियल है। मैं उनको बुरा इसलिए नहीं कहूंगा कि हम वो बेचारे कहाँ अपना पोटेंशियल निकाले, उनके पास जगह ही नहीं है। सही। तो जी बिल्कुल यही कहना। बस मैं कहता हूँ कि वो जो, अगर हम अल्लामा इकबाल की शायरी को रिपीट करें ना, और हमारे बॉबी भाई वो पढ़ के रहे, मोहब्बत मुझे उन जवानों से जो सितारों पे डालते हैं कमर, तो वो चीजें बहुत जरूरी रिवाइव करने के लिए। बहुत शुक्रिया यह सब, बहुत शुक्रिया भाई। हमारे पास आज तक कोई शायर आया हो और उसने कुछ, उससे हमने कुछ सुना ना हो, ऐसा भी नहीं होता है। तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो मैंने बता तो दिया कि हम आ रहे हैं और इनसे नज़म वगैरह सुनते हैं, और फुरकान बॉबी से भी जो है ना बच्चों के हवाले से कुछ सुनेंगे। हम कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज हम बच्चों के अदब के हवाले से बात कर रहे हैं, मगर मेहमान बच्चे नहीं, बड़े अच्छे खासे माशाल्लाह जवान हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जनाब अब्दुल रहमान मोमिन, जो कि नौजवान शायर हैं, और उनके साथ साथ हैं जनाब आज़म तारिक कोहिस्तानी, जो कि राइटर हैं, कहानियाँ लिखते हैं बच्चों के लिए। ये अच्छा जी, मुझे पहले बताएं कि क्या हमें सुनाएंगे, क्या आप किस किस्म की नज़में ज़रा लिखते हैं आप, ज़रा हमें भी तारुफ़ करवाइए, क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे तब आप नहीं लिखते थे। हाँ, जब नहीं लिखते थे उस वक्त हमने एक शुमारा निकाला था बाहिम्मत बच्चे के नाम से, उसमें जो यतीम बच्चे हैं, हाँ, जिनके माँ बाप नहीं होते, हमने उनके हवाले से निकाला था कि उनके क्या तासुरात होते हैं या वो किस तरह ज़िंदगी गुजारे, उनको एक हौसला देने के लिए। तो उसी से मुतालिक मोमिन भाई ने एक नज़म लिखी थी, तो मेरी भी गुजारिश है कि वो यही नज़म मैं वही सुना देता हूँ। आज़म भाई ने ही लिखवाई थी, वरना हम तो गज़ल लिखते थे। ये हमारे हमें पकड़ के बच्चों के लिए नज़में, चले गज़ल भी सुन लेंगे आपसे। तो वो चूँकि बच्चों का ही मौजू है, तो उसी लिए बच्चों से मुताल्लिक़ और उन्हीं के लिए लिखी गई एक नज़म पेश करता हूँ। नज़म का उन्वान है मेरी जंग है मायूसी से। मेरी जंग है मायूसी से। मेरी अम्मी और ना बाबा, सबसे अलग है मेरा किस्सा। रोज़ ही दोनों याद आते हैं, रोज़ ही मुझको तड़पाते हैं। तन्हाई में सोचता हूँ मैं, अपने आप से पूछता हूँ मैं। सुबह सवेरे उठकर पढ़ना, शाम में फिर मज़दूरी करना। इन पैसों से खाना खाकर सो जाऊँ कमरे में जाकर। अगली सुबह में फिर से जागूँ, जल्दी से स्कूल को भागूँ। रोज़ाना की यही कहानी, होगी कब मुझको आसानी। रोज़ाना की यही कहानी, होगी कब मुझको आसानी। मज़दूरी के थोड़े पैसे, ऊँट के मुंह में ज़ीरा जैसे। इन पैसों से खाना खाकर सो जाऊं कमरे में जाकर। अगली सुबह में फिर से जागूं, जल्दी से उस स्कूल को भागूं। रोज़ाना की यही कहानी, होगी कब मुझको आसानी। मायूसी जब बढ़ जाती है,
याद अम्मी की बात आती है। मायूसी जब बढ़ जाती है, याद अम्मी की बात आती है। मायूसी की बात न कहना, कुफ्र से हरदम बचकर रहना। मायूसी की बात न कहना, कुफ्र से हरदम बचकर रहना। आगे ही बढ़ते जाओ तुम, हर मुश्किल से टकराओ तुम। आने को है शाम सुहानी, बाद है मुश्किल के आसानी। आने को है शाम सुहानी, बाद है मुश्किल के आसानी। हिम्मत करने वाले सारे होते हैं अल्लाह के प्यारे। हिम्मत करने वाले सारे होते हैं अल्लाह के प्यारे। तुम भी हो अल्लाह के प्यारे, मेरी आँख के तुम हो तारे। याद अम्मी की बातें करके अहद किया ये मैंने खुद से। कुछ हो जाए सच कहना है, बाहिम्मत बनकर रहना है। कुछ हो जाए सच कहना है, बाहिम्मत बनकर रहना है। रहता हूँ मैं आज खुशी से, मेरी जंग है मायूसी से। वाह वाह ये नज़्म वाह थी वाह। यतीम बच्चों के लिए। जो क्या हमने बात, लिखी। क्या बात, बहुत खूब। ये मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मतलब अगर छोटे बच्चों में अगर ये सोच अगर उन तक पहुंचाई जा रही है, उनकी सोच में अगर आप उन्हें बाहिम्मत होना और मायूसी को अपनी ज़िंदगी से हमेशा दूर रखना अगर ये सिखाया जाए तो, या हमारी ज़िंदगी की जितनी भी जो कमियां हैं अगर उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ हिम्मत से आप आगे बढ़ने का सबक दिया जाए तो उस बच्चे में, और जो सिर्फ एक यूट्यूब के जैसे कार्टून्स या सोशल मीडिया पे या मतलब जिसने इन सारी चीज़ों से दूर रह के अपना बचपन गुजारा है, उसमें बड़ा फ़र्क होगा। सिर्फ ये एक चीज़ है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम भाई। राना लियाकत बात कर रहा हूँ लाहौर से। राना लियाकत साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप राना लियाकत साहब वही हैं जो पहले हैदराबाद से मैं कॉल किया करता यस यस, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मुझे 2 साल हो गए, मैं शिफ्ट हो गया लाहौर। बिल्कुल सही जनाब। क्या कहेंगे राना साहब? मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, प्यारे बच्चे जो हमारे फूल हैं, तो सिर्फ गुजारिश ये कि बच्चों में अब वो शऊर ना रहा जो हम पहले कहानियां पढ़ा करते थे, रिसालों का हम सहारा लिया करते थे। इसके अलावा अखबारत का मुताला भी बच्चे किया करते थे। और दूसरी बात फहीम भाई ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, वो भी कुछ बच्चों के प्रोग्राम से अब दूर होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। जबकि अभी फहीम भाई मैंने एक बच्चों के लिए सीरियल भी लिखी है, हुक्म करें मेरे बॉस। अच्छा। तो जी, तो अब मैं चाहूँगा कि वो सीरियल भी कहीं ज़रूर किसी चैनल पर ऑन एयर हो। तो कहने का मकसद ये कि बच्चे जो हैं वो, उन्हें चाहिए कि वो मुताला करें, ना ये कि ज़्यादा वक्त अपना मोबाइल या इंटरनेट पे यूज़ करें। इंटरनेट एक मालूमात का ज़रिया ज़रूर है, लेकिन आप जब तक किसी चीज़ का मुताला नहीं करेंगे आप कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन बच्चे वाकई इस वक्त दूर होते चले जा रहे हैं, जो बेहतर नहीं है। बच्चों के लिए बेहतर यही है कि वो अमली काम करें, ना ये कि मोबाइल को या इंटरनेट को या फेसबुक को। बच्चों में ये भी आप फहीम भाई देखा होगा कि बच्चे जो है ना फेसबुक भी अब यूज करने लगे। जी ऐसे ही है। तो उसके बजाय अगर वो अपनी पढ़ाई पे और मुताले पे ज्यादा तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह दे विल बी सक्सेसफुल, और इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। बिल्कुल सही। और जो कि है, और पाकिस्तान तो जिंदाबाद, इसमें कोई शुबा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल तो सही। मकसद जी हाँ, तो मेरा पैगाम यही है कि बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ काम जो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। बिल्कुल सही जनाब, बहुत शुक्रिया राना साहब, बड़ा खूबसूरत इजाफा किया आज के हमारे मौजू में और हमारी आज की जो गुफ्तगू हो रही है मेहमानों से। इसमें हम फुरकान बॉबी की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने भी कुछ अपने बचपन के दिन याद किए हुए हैं। अब पता नहीं मतलब हमने वो सुने कि नहीं सुने, क्योंकि बहुत पुराने हैं। तो इनसे जी वो भाई, बहुत सारी पोएम्स हम पढ़ते रहे, सुनते रहे, उनमें कुछ को मैंने यकजा किया है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। बस माइक ऑन करके करिएगा। हाँ जी ज़रूर। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। बुलबुल का बच्चा गाता था गाने, मेरे सराहने। बुलबुल का बच्चा एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़
पास न आया। चीचू चीचू चाचा घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता। भाई क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। आपने ज़रा वो आज से कोई 15-20 साल पहले का चक्कर लगवा दिया है। नहीं, ये कुछ तो उससे पहले के भी हैं। जैसे सुहेल राना साहब एक प्रोग्राम किया करते थे बच्चों का, उनमें अफशा अहमद साहिबा हुआ करती थी और बहुत सारे लोग, जितने बड़े आज के सेलिब्रिटीज़ हैं जिनमें हदीका कियानी, हुमैरा चन्ना, वो सब उस प्रोग्राम में आया करते थे। कभी वो लाहौर सेंटर से होता था, कभी वो कराची से, मुख्तलिफ नामों से, आंगन आंगन तारे, जी 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 जी, और बहुत सारे प्रोग्राम्स आते थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पेशली म्यूज़िक में भी बच्चों के लिए बहुत काम हुआ है, ड्रामाज में बहुत काम हुआ है। छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो आज लोकेशंस की बात करते हैं आप, लोकेटर, ये आज से कोई 20 साल पहले ए हमीद साहब ने एक ड्रामा लिखा था, ऐनक वाला जिन, शायद आपको याद हो। उसमें एक कंप्यूटराइज्ड बच्चे का, मेरे बचपन से पहले की बातें हैं मगर आपके 55 से पहले की बात है। तो ए हमीद साहब ने जो ड्रामा लिखा, उसमें एक बच्चा होता है जो कि बताता है कि इस वक्त फलां शख्स कहाँ है, और वो कंप्यूटर की मदद से बताता है। और आज आप देखिए, आज आप किसी भी शख्स को लोकेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जनाब। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सबसे पहले तो आपके चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कॉल अटेंड करते हैं और हमारी बात तो सुनते हैं। तो अच्छा, अपना तारुफ करवाइए पहले। मेरा नाम राहत। कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने कराची से। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब बताइए क्या कहेंगे? अच्छा जनाब, मेरे पास एक आइडिया अचानक आया तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। बहुत पहले मैंने एक कॉल करी थी और आपने बड़े अप्रिशिएट किया था। वो हुआ ये था कि कराची में एक हादसा हुआ था, तो सब लोग तमाशा देख रहे थे। मैं ये कहा था कि भाई ये तमाशा ना देखें, बजाय कर एक बंदा भी उठा के अपना काम करने लग जाए। मसलन वो बिल्डिंग गिर गई थी कि भाई एक एक पत्थर भी हटाएंगे, रास्ता बनाए, साइड में करें तमाशा। अच्छा, तो खैर वो तो बात खत्म हो गई। और आज की जो बात मैं आपके साथ एक आइडिया मुझे आया है तो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। बहुत सारी हमारी ऐसे लोग हैं, मतलब कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, या ये है कि हमेशा आप या ये समझ ले खोटा सिक्का काम आता है। तो इस हवाले से ये तो नहीं, मेरा जुमला इस पर सही नहीं है, बहरहाल ये है कि जो मसलन जो फारिग लोग हैं, अच्छा, बेशुमार हैं कि वो यानी ऐसे भी हैं कि वो बीमार नहीं भी हैं लेकिन वो बिस्तर पर बैठ के वक्त गुजार रहे हैं क्योंकि उनके पास इतनी फरागत है, जबकि तजर्बा बेशुमार है। जब मेरी नॉलेज में बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और है हमारे पाकिस्तान में, हर बंदा जानता है, हर घर में है, बल्कि एक ना एक ऐसा। अच्छा जनाब, तो एक तो ये था कि मसलन फारिग है लेकिन तजर्बा है, क्योंकि तो वो कुछ काम उनसे लें, यानी वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हमारी नस्ल के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, यानी बेशुमार वो खिदमात अंजाम दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये होगी कि वो लोग ऐसे हों कि वो खुद पैसे की डिमांड ना करें शुरू में, मगर वो अपनी एक खिदमत के तौर पे वो इस चीज़ को लेकर आए हैं। अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि पैसा ज़रूरी होता है हर एक के हाथ में होना। तो अच्छा, दूसरी बात, ये तो बात यहाँ तक होगी कि वो उनको काम में लाया जाए। दूसरी बात ये है कि ग्रुप हैं, जैसे मुख्तलिफ ग्रुप बनाए। मसलन अब मैं तो इतना वाकिफ़ नहीं हूँ बहरहाल, क्योंकि एक तो मेरा तजर्बा है, मैं जॉब करती थी पहले,
लाइक मसलन आर्ट्स काउंसिल, अब इस तरह की बेशुमार वो है, अपने अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, दीगर इदारे, तो वो जगह हमें दें कि भाई आप 5 दिन का सेमिनार करें, उसमें कोई भी 5-6 लोग आए, मसलन एक बताए कि देखो मसलन सर्दी आ गई, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बहुत 2 लाइनों में सुनाऊंगी। एक तकरीब थी, 2 बज गए रात के, खातून जाने लगी, जाते हुए अपनी अम्मी से कहती हैं, बच्चा छोटा गोद में था और वैसे 5 बच्चे शामिल और भी थे, कहती हैं अम्मी 2 दिन हो गए हम एक लम्हे नहीं सोए, इसको इतना तेज़ बुखार है और इन्फेक्शन हो गया, और जाके हमने वो मशीन लगवाई और इतना ये हुआ। तो अम्मी उनको मशवरा नहीं दे रही, तो मैंने कहा भाई इसको उड़ा बना के रखो, मौसम चेंज हुआ, तो लोग नहीं बताते। तो ये एक मिसाल दी मैंने आपको ना। हाँ बिल्कुल सही, आप तो बहुत टाइप की चीजें मैं तो समझ गया, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खूबसूरत मशवरा दिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों नाजरीन की जो राय है वो भी है, हम जान रहे हैं, देखिए सब चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ करें, तो कि बच्चों के लिए जो है वो कोई एक स्टेप आगे बढ़ के जो है कोई काम कर सकें, और ये जो एक खला पैदा हो रहा है ये किसी तरह ख़त्म हो सके। खैर इस पर यकीनन बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए आज़म तारिक कोहिस्तानी साहब, भाई जो हमने कहानियाँ जो मैं पसंदीदा जो मेरी कहानियाँ होती थी वो तो ऐसी होती थी जो मैंने आपको बताई, कालीन वाली और ये वो, जिसमें कोई देवमालाई किस्म की कोई चीज़ें होती। आप किस जॉनर पे लिखते हैं और किस किस्म की कहानियाँ लिखते हैं, थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दें। असल में इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब बच्चे की उम्र के हिसाब से आप देखते हैं, जो उम्र है उसकी उसके हिसाब से वो किस किस्म की कहानियाँ पसंद करते हैं। तो अमूमन देखने में हम ये देखते हैं कि 1ली से 5वीं या 4थी जमात तक के बच्चों के अलग रुझानात हैं, और 6ठी से 8वीं तक अलग है, 9वीं 10वीं के बच्चों के अलग है। तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है कि एज वाइज बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, मगरबी ममालिक में ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल इस तरह की कोशिश होती है। तो छोटे बच्चों के लिए तो अमूमन हम ऐसी कहानियाँ लिखते हैं जिसमें मकाल में कम होते हैं, किरदार कम होते हैं, और सीधी सीधी कहानी होती है, ज़्यादा फ़लसफ़ियाना कोई उसका माहौल नहीं होता, और यानी कि एक दफ़ा का ज़िक्र है से शुरू करते हैं। और आज भी ये तरीका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है बच्चों के लिए, पुरकशिश है, बच्चे पढ़ते हैं इस तरह का। और ये छोटे बच्चों का है। जो उससे बड़े बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि पहले जुमले से ही चौंक जाए। अच्छा, आप कहते हैं कि अचानक वो धक से रह गया, या अचानक वो चौंक उठा, उसने एक ऐसी चीज़ देख ली जो उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या था। तो इस तरह चौंका देने वाले से शुरू होती है। शुरू में चौंका दें आप, फिर चौंकाने, हाँ शुरू में उसे बिठा दें कि वो आप पूरी पढ़ेगा, हाँ। और आखिर में जाके बीच बीच में आप उसको रिवील करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता आप उसका तजस्सुस बरकरार रखें, और बिल्कुल आखिर में जाके आप उस कहानी को बताएं कि वो वजह क्या थी। तो अमूमन जो टीनेजर्स हमारे होते हैं वो इस तरह की कहानियाँ पसंद करते हैं, जासूसी कहानियाँ, एक्शन वाली कहानियाँ आज भी पसंद की जाती हैं। तो उनमें भी सबक होता है? हाँ, सबक असल में अमूमन अब ये रुझान सामने ज़्यादा आया है कि आप कहानी में बाकायदा कोई सबक ना डालें, यानी कि अदब को अदब ही रहने दें, उसके अंदर सबक खुद ब खुद आते जाएंगे। हाँ। आप पूरी कहानी लिखते हैं, जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, तो बीच बीच में सबक आते रहते हैं। बाकायदा आप जब सबक डालते हैं, बच्चा बड़ा होशियार है, वो समझ जाता है, वो समझता है कि मुझे ये कोई पढ़ा रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे पढ़ाई से। वो लतीफ़ा है ना कि एक बच्चा वालिदैन उसे ले जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहते हैं कि सीने पे स्टेथोस्कोप रख के कहते हैं कि 10 तक गिनती गिनो। कहता है अब्बू आप तो कह रहे थे डॉक्टर के पास जाना, ही तो स्कूल आ गया। यहाँ भी अगर पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी ऐसे ही। तो अच्छा जनाब, तो जी यहाँ पर अहमद हातिफ सिद्दीकी साहब बच्चों के बहुत अच्छे शायर हैं, और अभी हाल ही में उनकी नज़मों की एक बहुत अच्छी किताब भी आई है, ये बात समझ में आई नहीं। उन्होंने अभी अपनी इसी किताब की तकरीब रोनमाई में एक बड़ी अहम बात बताई बच्चों के हवाले से, कि हर बच्चे के अंदर एक तोता और एक बंदर होता है। तो तोता इस तरह के वो जो सुनता है ना वो कहता है, हाँ। बच्चा जो सुनेगा वही कहेगा। तो ये शरारती की वजह से बंदर कहा है आपने, और बंदर इस वजह से कहा है कि जो देखेगा वो करेगा। बिल्कुल सही जनाब। बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है वो ख़त्म हो चुका है, अभी हमें दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ना है, उसमें हमें एक और मौजू पर बात करनी है, मगर
आप दोस्तों की आमद का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बड़ी खूबसूरत बातें हुई और कम से कम कोई भी मसला होता है, मैं तो कहता हूँ वो मसला तब तक रहता है जब तक उसे जिक्र ना किया जाए, बात ना की जाए। हम इसकी बात ये हमारी कौम का एक मसला है कि हमें यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ काम करना है और लेके आना है, और उससे जब तक डिस्कशन नहीं होगी, बात नहीं होगी, उसके ऊपर काम नहीं होगा। अपने घर में किताबें पढ़िए, और किताबें पढ़ेंगे तो बच्चे आपको देख के किताबें पढ़ेंगे। मुझे याद है कि हम बचपन में छुप छुप के वो छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ा करता था मैं, क्योंकि मतलब छुप के भी क्या काम करते थे, पढ़ते थे हम लोग। तो क्या आज ये रुझान है, ये दोबारा से पैदा करना है हमें। अपना एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद एक और मौजू पे बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। एक ब्रेक के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में जो इस हिस्से का मौजू है वो बताने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने कई दौर देखे हैं, पाकिस्तान ने कई जंगें देखी हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से कई ऐसे वाक़यात देखे हैं। एक ऐसी सूरत हाल हमने देखी है कि पता नहीं कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। कुछ ऐसे लोगों को हमने देखा है जो शायद ये समझते हैं कि नुकसान पहुंचा के उनको फ़ायदा हो सकता है। हम ऐसी सोचों को देखते हैं जो शायद ये समझते हैं, ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि किसी की जान लेके शायद उनके दिल को तस्कीन पहुंच सकती है। हम देखते आए हैं कि इस जंग में हमारे बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, बड़ा ही अफसोस होता है कि वो पता नहीं क्या उनके जहन में डाला जाता है, क्या उन्हें बताया जाता है कि आप किसी की जान ले लेंगे तो आपको पता नहीं कितना फ़ायदा हो जाएगा उससे, या कौन से उनके अपने ऐसे मकासद हैं जो पूरे हो जाएंगे, या कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को इस तरह नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, जब भी कोई ऐसा कोई एक नापाक मिशन लेके पाकिस्तान में आता है, तो उनके सामने दीवार की तरह एक ताकत खड़ी होती है, और वो ताकत है पाक फ़ौज। हम ये उन सारी ताकतों के लिए इससे बड़ी शिकस्त क्या होगी कि आज भी माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है कि हमारा बच्चा, हमारी औलाद ये पाक फ़ौज में चला जाए, ये इस मुल्क की खिदमत करे। कितने आप हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद करेंगे। आप देखें कि जब भी किसी शहीद की माँ का आप इंटरव्यू देखेंगे ना, तो उसके चेहरे पे एक सुकून होगा, एक इतनी रूहानियत होगी। वो माँ जो है वो सिर्फ ये चाहती है कि मेरा एक बच्चा इस मुल्क के लिए अगर कुर्बान हो गया है तो मेरे जो और बच्चे हैं वो भी इस मुल्क की शान के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें। इससे बड़ी शिकस्त और क्या हो सकती है इन दहशतगर्दों के लिए। पाक फ़ौज एक ऐसी दीवार है, एक ऐसी शील्ड है इस कौम की कि जिसने जब भी कभी कोई मौका मिला, जब भी कभी किसी ने सोचा कि इस मुल्क को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया जा सके, तो इन्होंने आगे आए, अपने सीनों पे गोलियां खाईं और हमारी आवाम को एक सुकून और चैन की नींद जो है वो सोने दिया। बड़ा एक हौसला हमें देखने को मिलता है। ये सब वो तो ठीक है, हमारी पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ वो बिल्कुल रायगान नहीं जाती हैं, मगर ऐसी वो आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो मजबूर कर देती हैं उन सारी ताकतों को कि वो पाकिस्तान में इस तरह एक फसाद या एक खौफ फैलाएं। या खैर, दहशतगर्दी की जंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान ने सब आए, अपना अपना काम करके चले गए, मगर पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो अभी भी जंग लड़ रहा है। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ही तो लड़ रहा है।
सबसे ज़्यादा नुकसान किसने उठाया? हम ही ने तो उठाया है, मगर हमारे हौसले अभी भी बुलंद। ये वो जो ताकतें समझती हैं कि शायद वो पाकिस्तान की कमर तोड़ देंगे, ये मुमकिन नहीं है। जब तक हमारे जवान मौजूद हैं, हम उन्हें मालूम है कि किस तरह इस मुल्क की हिफाजत करनी। बॉर्डर पे देख लें आप, इंडिया आज भी ख़िलाफ़ वर्जियाँ करता है और वहाँ पे गोलियाँ चलाता है। हमारे जो नौजवान हैं अपने सीनों से उन गोलियों को रोकते हैं और ये सिलसिला पता नहीं कब से चलता आ रहा है। तो हम आज ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के लिए हमने कोशिश किया कि बात करें और उनको सलाम पेश करते हैं। हमारे जो प्रोग्राम के इस हिस्से का मौजू है वो भी यही है, पाक फ़ौज को सलाम। आप हमारे प्रोग्राम में आप अपनी राय से हमें जो है ना नवाज सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं इस हवाले से तो ज़रूर कहिएगा। आप इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सारे देखने वालों को कुछ कहना चाहते हैं तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे साथ जो मेहमान हजरात मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। हमारे साथ सबसे पहले जो मैं जिनका तारुफ़ करवाऊँगा ये सियासतदान सीनियर रहनुमा हैं, चेयरमैन पाक मुस्लिम अलायंस हैं, ये अमानुल्लाह पराचा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बेहतर। मैंने आपको सीनियर कहा है, उस पर एतराज़ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, वो अक्सर कहते हैं यार मैं जवान आदमी हूं, सीनियर कह दिया। जनाब हमारे आपने ऐसी की कि जवान कर दिया। हाँ सर नवाज। तो हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार नज़ाकत साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। अच्छा, अब अमानुल्लाह पराचा साहब, पाकिस्तान की सलामती में पाक फ़ौज का क्या किरदार है? आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और अब तक चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ऐसे वक्त में इस किस्म का टॉपिक चुना और लोगों तक। मुझे हैरानगी होती है कि पाकिस्तान में 72 चैनल हैं और बहुत कम चैनल हैं जो कौम को फ़ौज के बारे में, उसके जो किरदार है, जो पाकिस्तान को बचाने का, उसके लिए उजागर करना। जबकि हिंदुस्तान में 100% चैनल अपने अवाम के साथ साथ फ़ौज के मोराल को हाई कर रहे हैं। हमारा ही बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि हमारे सियासतदान वाहिद मुल्क है जिसके अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाते रहते हैं। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती आप कह लें। आपने जहाँ तक कहा ना फ़ौज का किरदार, हिंदुस्तान ने सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन नहीं जानता, वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के मारोज़ वजूद में आने के बाद से पाकिस्तान को दिल से कभी तस्लीम नहीं किया। वो तो मजबूरन 65 के कन्वेंशन, जनवा कन्वेंशन के तहत उसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। उस दिन से लेकर आज तक 58 में अटैक किया, 65 में अटैक किया, 71 में पाकिस्तान के 2 लख किया, आज तक पूरे पाकिस्तान में जहाँ से मुमकिन हो सकता है 3300 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो पाकिस्तान के साथ जो है वो वहाँ से क्रॉस द बॉर्डर दहशतगर्द भेज रहा है ट्रेन करके। वहाँ 100 में 100 वहाँ से निकल के अफ़गानिस्तान में आके 29 सफारत खाने खोल दिए। ईरान की पोर्ट चाहबहार से वो बलूचिस्तान के अंदर फिल्ट्रेशन कर रहा है, दहशतगर्द वहाँ से भेज रहा है। ये सारे काम को, जैसे आपने कहा, वेरी राइटली कहा कि चीज़ पिलाई हुई दीवार अगर कोई चीज़ है हमारे मुल्क को जो बचाती है और फ़र्क है, वो है पाक फ़ौज। और उसके पीछे मैं आपको ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि 18 करोड़ अवाम भी अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हुए हैं। सर ये भी फौजी हैं? वे फौजी हैं। हाँ। हमारे बच्चे भी फौजी हैं, हमारी बच्चियाँ भी फौजी हैं, हमारी औरतें, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े छोटे सब। हमारे अंदर उनके अंदर फ़र्क क्या है? एक जज्बा शहादत। बेशक ये जज्बा शहादत बेसिक बुनियादी फ़र्क है बिटवीन आवर आर्मी एंड इंडियन आर्मी। वो 20 लाख फ़ौज है, हम 6 लाख फ़ौज है। हमारे में फ़र्क ये है, हमारे 6 लाख उनके 40 करोड़ पे वज़नी है। और ये वक्त साबित किया है कभी भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला नहीं किया। हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया, हिंदुस्तान ने 65 में जारियत की, हिंदुस्तान ने 71 में जारियत की। कोई मौका ये जाने नहीं देता कि वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से सुकून पहुंचने दे। पाकिस्तान तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान ने कभी दहशतगर्दी नहीं, हमारे मासूम बच्चों को आके शहीद करवाया। इस सारे मामले में
पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो बच्चों पे अटैक हो स्कूल में, चाहे दहशतगर्दी हो, कहीं पर भी हो, इसमें तमाम में आप गौर से देखें तो हिंदुस्तान का हाथ है। कोई दूसरा मुल्क शामिल नहीं है। अगर उसके बाद कोई ऊपर शामिल है, जो आलमी सियासत चल रही है जिसमें अमेरिका को ले लें, वो भी हमारे खिलाफ काम कर रहा है, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ काम कर रहा है। इसमें ये कुछ ढकी छुपी बातें नहीं है कि छुपाई जाए। हिंदुस्तान में कोई मामूली सी कहीं हल्का सा कोई सिलेंडर फट जाए तो वो कहता पाकिस्तान ने किया। सर उनके घर मियां बीवी की लड़ाई हो जाए कहते वो कहते पाकिस्तान ने किया। और हम आदी हो गए। यदि पानीपत की जंग हो तो कहते वो पाकिस्तान ने किया। भाई कब हुई थी? हिरोशिमा में बम गिर जाओ कहता पाकिस्तान ने गिरा। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप इस सिनेरियो में देखें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपने कहा हमारे लोगों को हौसले बुलंद है। हिंदुस्तान जितना हम पे अटैक करता है उतने हम यूनाइट होते हैं। एग्जैक्टली सर। अच्छा सर, दूसरी बात, सॉरी आपकी बात काट दी, एक और चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो भूल जाता है। ये कलमा शहादत है। इस चीज़ ने हमें इसी बुनियाद पर, इसी दो कौमी नज़रिए के तहत इस मुल्क को हासिल किया, तो क्या आप हमें शिकस्त दे सकते हैं? भूल है इनकी। इनको ये पता होना चाहिए कि अगर कभी भी, अब तो हमारा डू एंड डाई वाला मसला है और अब हम न्यूक्लियर पावर हैं, पूरी दुनिया को खतरा, बाकी लोगों को पता है क्योंकि सारे 52 इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका एटमी पावर के अलावा जज्बा है। और वो जज्बा हमारा झूठा जज्बा। 21 साल मुईद की शहादत देखें, जब उसकी जस्ते खाकी को वहाँ विहाड़ी ले आया गया, उसकी वालदा के पास, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आपके भी खड़े होंगे, सुनने वाले के खड़े होंगे। उनकी वालदा ने क्या कहा वो सुनने वाली है, क्योंकि वो कर गया, हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर गया। देखें ना, एक ऐसी माँ जिसका जवान साला लख्त जिगर जो कहती हैं कि मैं जब खाना खाती थी तो मेरा प्लेट वो पहले मुझे भर के देते थे और कहते थे कि पहले माँ तुम्हारी। तो ऐसे ज़बरदस्त किस्म के जिस फ़ौज के जरी जवान हों जिन्होंने जाम शाद, एक हज़ारों हमारे पास शहीद भट्टी, आपके पास इमाम आलम, क्या मैं किस किस के नाम गिराऊँ, कहाँ गिराऊँ, चाहे वो बर्री हों, चाहे बहरी हों, चाहे एयरफोर्स के हों, राशिद मनास। देखें इन सब लोगों ने वो कर दिखाया जो आम लोग, आम फौजी, दूसरे मुल्कों के फौजी कर ही नहीं सकते। बेशक सर, जब एक देखें ना, एक कहते हैं कि ये एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक मेजर साहब वो अपने जो टीम थी खिताब कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे, और वो जज्बा था वो जिनको अल्फाज दे रहे थे। वो कह रहे थे अगर हम में से कोई शहीद हो जाता है तो ये मत समझिएगा कि वो पीछे रह गया, वो हम सब से सबकत ले गया। यही वो जज्बा है कि हम अगर गाजी हैं तो तब भी खुश हैं, और अगर शहीद हो गए तो और ज्यादा खुश हैं। यार हम गाजी होके अमर हैं, शहीद होके भी अमर हैं। वो तो यहाँ जलाए जाते हैं, वहाँ भी जलाए जाएंगे। आप देखें ना, यहाँ भी जला रहे हैं। इनकी सबसे बड़ा जो निशान इबरत है कि जब एक हिंदू फौजी मरता है उसको यहाँ जलाया जाता है, और उसकी बदकिस्मती ये है कि उसकी सारी ज़िंदगी की जहन्नुम यहाँ से स्टार्ट हुई और वहाँ पे भी जलाया जा रहा है, यहाँ भी जलाया जाएगा, वहाँ भी जहन्नुम में जाना, यहाँ भी। और हमें हमारा ईमान है, हमारा कुरान में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया गया है कि हम शहीद को मरा हो नहीं कहो, हम अमर हैं, मर के भी हम जिंदा रहेंगे, और हमें अल्लाह पाक ने डायरेक्ट जन्नत बख्शी है शहीद के लिए। सर सरदार साहब ये बताइए कि फ़ौजियों की, हमारे जो फ़ौजी हैं जवान, इनकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है? ये जो एक जज्बा उनके अंदर बेदार ये कैसे होता है कि अपनी जान दे के अब दूसरों की जान बचा लें? मतलब ये एक जज्बा है, ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए फ़हीम, आपने जैसे इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो अब पाकिस्तान आर्मी है, ये दुनिया की ऐसी डायनेमिक आर्मी है, ऐसी डोमिनेटेड है कि पूरी दुनिया के जो गासिब, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक थ्रेड है पूरी दुनिया के अंदर। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान आर्मी की जो मोटिवेशन है, जो अपने यंगस्टर हैं उनको जो मोटिवेशन दे रहे हैं, और उसी मोटिवेशन के बुनियाद के ऊपर वो कन्विंस हो जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा इशू हो, कोई ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की जो कोशिश होती है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको काउंटर करने के लिए उनको मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर किया जाता है, और ये प्रिपेयर हो जाते हैं।
और बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको बताऊं कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के अंदर ऐसे रूमर्स थे कि पाकिस्तान की फ़ौज एक सूबे या किसी मखसूस इलाके तक सुकड़ती जा रही है, लेकिन बड़ी खुशी इस बात की है कि पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि बलूचिस्तान के 600 से ज़्यादा ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर चुके हैं और दिलो जान के साथ इस वक्त हमारी आर्मी पाकिस्तान आर्मी जो चैलेंजेस को फेस कर रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन नौजवानों को, उन जवानों को, पाकिस्तान आर्मी के उन शहीदों को, जो ऑफिसर हैं, जो कांस्टेबल हैं या उससे जो सिपाही हैं, उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी जानें हमारे लिए, हमारे कल के लिए अपनी आज उन्होंने अपना कुर्बान किया है। जिस तरह पराचा साहब ने बात की, देखें मुसलमान जो होता है उसकी तो ज़िंदगी इसी तरह है कि अगर गोली उसके सर से गुजरी तब भी वो कामयाब है, गोली दुश्मन के सर से गुजरी वो तब भी कामयाब हो जाता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ वो साजिशें नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान ISI के ख़िलाफ़ बात करके कोई लोग वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। पाकिस्तान ISI क्या है? पाकिस्तान है, आपके भाई हैं, हमारे भाई हैं, हम सबको, पूरी नेशन को। देखें APS का जो वाक़या था उसने पूरी कौम को साथ बैठा दिया, हमारी तमाम लीडरशिप को साथ बैठाया और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के 18 करोड़ पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़े हैं और इंशाल्लाह हमारी पाक आर्मी माशाल्लाह बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान देती रहेगी और पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सही सर। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं बात करना चाहूँगा अवाम के हवाले से, क्योंकि आपको नहीं लगता सर कि अवाम जो है वो सियासतदानों से ज़्यादा आर्मी पे हमारा वो जो है वो ट्रस्ट करते हैं, और सियासतदान जो है उनका आर्मी के साथ क्या एक वो हिसाब किताब है? इस बारे में बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और पाक फ़ौज को सलाम, ये हमारा मौजू है। और वक्फे से पहले भी इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। सर, एक सवाल जो अक्सर एक जहन में आता है, सवालिया निशान बनता है कि कुछ सियासतदान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये तासुर है कि वो ये समझते हैं कि ये जो मुल्की हालात है, ये जो सियासी गड़बड़ है, जो लोग आते हैं मतलब हालात तवाज़ुन में नहीं रहते, ये सब प्रोपेगेंडा है आर्मी का। उन्होंने लोग खड़े किए, उनके तैयार करदा लोग होते हैं जो आके हुकूमत के ख़िलाफ़ या जमहूरियत के, कुछ ऐसी बात है क्या? अगर नहीं है, अगर है तो अगर नहीं है तो फिर क्यों ऐसी बातें होती हैं? कुछ इस बारे में बताइए। देखिए, बड़ी अभी जो हालिया धरना हुआ जी फैज़ाबाद में, तो क्या ये फ़ौज ने कहा था कि आप उसमें हुकूमती पार्टी ने तब्दीली लाई ना, उसके अंदर ख़त्म नबूवत के में बिला वजह एक शटल मैटर को उन्होंने खड़ा कर दिया। जी, एक मैटर शटल था, जी वो शटल लॉन्ग बिफोर। अब आप आके उसको आपने दोबारा से उसको किया, तो उस पर वो तहरीक लबैक वाले आ गए कि आपने ख़त्म नबूवत को आपने जो शिक हटाई है, शिक 7B और 7C, ये क्यों आपने ऐसा किया? तो क्या फौज ने तो नहीं कहा कि तुम की शिक बदली करो? तो ये फौज पे नज़ला क्यों गिराते हैं? अब यही बात आपको उसको मैं जरा उसी से कंपेयर करने जा रहा हूँ। वो जब आके बैठ गए, धरना दिया, हुकूमत ने लाख कोशिशें कर ली से, आज जितनी भी आल पार्टीज थी उन्होंने लाख कोशिश करेंगे, वो नहीं हटे। उन्होंने कहा हमें फ़ौज से ज़माना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का ज़्यादा जो ये पूरे मुल्क में तासुर है कि फ़ौज की ज़मानत को ज़्यादा अथेंटिकेट समझते हैं, क्योंकि वो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, सीधी बात करते हैं। उनको इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं। बारहा ISPR कह चुका है हमें जमहूरी हुकूमत को गिराने का कोई हमारा वो इरादा नहीं है। और पूरे पाकिस्तान में कुछ सियासतदानों ने ये प्रोपेगेंडा कर दिया है कि ये हर मामले के पीछे फ़ौज मुलव्वस है। धरने पे इमरान खान बैठ गए तो कहा कि वो उनकी भी देखिए सियासतदान होने के बावजूद वो कहते रहे उंगली उठने वाली है, उंगली, वो तासुर ये दे रहे थे कि मेरे पीछे जो है ना वो ISI है।
हाँ देखे ना, जर्रे पे एक आदमी मुल्क का बड़ा लीडर खड़ा होके कहता रहे कि जी एम्पायर उंगली उठाने वाला है। व्हाट डज इट मीन कि वो कह रहा है कि मेरे पीछे फौज है। फिर वो भी कंटेनर से उतर के GHQ गए मिलने के लिए, जहाँ फौज ने पूरी तरीके से कहा कि हम इसमें मामले में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं तो हम हुकूमत से और आपसे बारहा कहते रहे, हर मामले को फौज कहती रही कि ठंडे तरीके से ऐसा ना किया जाए कि जिसमें कहीं मुल्क के लोगों की सानिया मॉडल टाउन की तरह कोई और हादसा ना पेश हो जाए। तो अगर फौज आपकी मदद करने को तैयार है हर मामले में, फौज ने नहीं कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत हमें कहेगी कि धरने वालों को हटाया जाए तो हम आएंगे, हम अपना किरदार पूरा अदा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर फ़ौज पे इल्ज़ाम देंगे तो ये किसकी ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान की ज़बान भी तो यही है जो हमारी फ़ौज पर हर रोज़ नए नए इल्ज़ाम लगाती है। तो आप तो दूसरा मायने में हिंदुस्तान की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बड़े इस बात को कंडेम करूंगा और हर पाकिस्तानी इस बात को कंडेम करेगा कि फ़ौज को बिला वजह हर मामले में ना घसीटा जाए। इससे हमारी फ़ौज को नुकसान पहुंचता है। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी जो इम्प्रेशन आप देते फिर रहे हैं, खुद तो आप जाके अमेरिका के आकाओं के सामने सजदे देते फिर रहे हैं, और हम जब ये इम्प्रेशन नहीं है कि मुल्क में जो तब्दीली आती है वो अमेरिका करता है, तो बजाय फिर फौज को क्यों घसीटते? बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। एक हमारे साथ लाइन पे हैं सीनियर तजिया निगार कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये आवाज़ थोड़ी जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ अभी आपको। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। आज मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत सर्दी आ गई कराची में। आई कैन सी कि आपने ड्रेस बेहतर किया हुआ है। जी सर, कराची में सर्दी जो है वाकई आ चुकी है, थोड़ी बहुत नहीं सर, बाकायदा सर्दी आ चुकी है। मेरे इर्द गिर्द भी सब जैकेटों वाले ही बैठे हुए खड़े हैं। अच्छा सर, एक आज हम पाक फौज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर ये बताइए कि जो हमारे लोग हैं उन्हें सियासतदानों से ज़्यादा भरोसा फौज पे है, ठीक है, ज़रा इस बारे में कुछ कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक चीज़ है, अक्सर लोग फौज को बहुत, और स्पेशली कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स को भी अगर आप देखते हैं मीडिया हाउसेस के ऊपर बैठे हुए हैं और कॉलम्स भी लिखते हैं, फिर हमारे जो सियासी अकाबरीन भी हैं वो जिसको कहते हैं कि बहाना करके किसी तरीके से भी अपनी ही फौज को हल्के अल्फाज के अंदर, दबे अल्फाज के अंदर, फिर खुले अल्फाज के अंदर क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे वो मुल्की मामलात के अंदर, सियासी मामलात के अंदर फौज को एक लिहाज से वो घसीटना चाहते हैं। वेरी ऑनेस्ट, ये आपको सिचुएशन नजर आती है। बट टू माई माइंड ये फौज कोई ऐसा तो नहीं ना कि कोई आसमान से उतरी हो या किसी पड़ोसी मुल्क से आके पाकिस्तान में बैठ गई हो। ये फौज आपकी अपनी फौज है, ये आपके अपने बच्चे हैं, ठीक है, ये आपके अपने ऑफिसर्स, आपके GSU सोल्जर्स हैं, ये कहीं और से नहीं आए। हमारे आपके घरों के बच्चे जो हैं वो जाते हैं फौज के अंदर, वॉलंटरली जाते हैं और उसके बाद वो फौज का हिस्सा बनते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ जिसको आप कह सकते हैं कि मे भी कुछ दुश्मन मुल्कों का एजेंडा भी वो टो करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं कि आप आर्मी के अंदर और अपने अवाम के अंदर एक लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, और फिर फौज को आप कोशिश करो कि आप उनको निशाने की जब्त पे लेके आप उनको टेंटेड करने की कोशिश करो। और ये पिछले कई सालों से मैं समझता हूँ कि बड़ा सीरियसली इस बयानिए को अगर आप मैं कहूँ तो आप देख रहे हैं। मैं ये बताऊँ, ये बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त। हकीकत में मैं आपसे बताऊँ, उसकी वजह ये है कि आप एक तरफ से देखें 3000 किलोमीटर की बॉर्डर तो इंडिया के साथ है, 70 साल गुजर गए, 71वें साल में हम चले गए हैं, आज तक इंडिया ने तो आपके वजूद को हकीकत में तस्लीम नहीं किया। तो दे कुड नॉट इवन रिकंसाइल कि पाकिस्तान उनसे अलहदा हो गया। हकीकत में ये सिचुएशन है। अच्छा, आपकी 2430 किलोमीटर की सरहद है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है, ठीक है, हम उनको कहते हैं अफगान हमारे भाई हैं। ये वाहिद मुल्क है कि जिसने पाकिस्तान को भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मेंबर बनने की मुखालफत की थी, और जो शुरू के 15-20 साल 25 साल का टाइम था उसने अफगानिस्तान ने बहुत मुदाखलत की, बहुत लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की जिसके अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। यू ट्रस्ट में ये कुछ अफगानिस्तान करता रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि ऑलमोस्ट कोई 5500 किलोमीटर की तो ये सरहद है जिसपे आपकी फौज लगी हुई है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद आप अलहदा कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। कराची ऑपरेशन इज विद रेंजर्स। बलोचिस्तान की जो सिचुएशन आज से आप देखें 4-5 साल पहले थी, इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट आती है वो भी सारी दुनिया के सामने है।
पिछली दफा की DGI इश्तिहार सर, की अगर आप मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सवाल का और जवाब सर आपसे चाहिए सर, वो ये है कि एक फौजी के शहीद होने से मुल्क को क्या नुकसान होता है? मैं आपसे इतना कहूंगा कि फौज मैं खुद मेरी फैमिली से अगर कोई फर्द फौज में जाता है। सर मैं माफी चाहता हूं सर, मैं कता कलामी के लिए सर हमें कुछ ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रखने के लिए एक वक्फे की तरफ जाना है। आप सर बराए करम सर हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। दोस्तों एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू है पाक फ़ौज को सलाम। और हमारे साथ मेहमानों में मौजूद हैं अमानुल्लाह ख़ान पराचा साहब और इनके साथ साथ मौजूद हैं सरदार नज़ाकत साहब। सरदार नज़ाकत साहब, अभी जैसे हमारी असद साहब से भी बात हो रही थी आर्मी के किरदार के हवाले से, और एक्चुअली वो चंद एक जो ऐसे लोग हैं जो कुछ सियासतदानों में हैं वो, और कुछ जो हैं वो आम आवाम में हैं, क्योंकि एक ही जगह के एक ही अवाम में से सारे लोग हैं, तो वो कुछ सियासतदानों में हैं, कुछ वैसे आम आवाम में भी बाकी हैं, जो कि समझते हैं कि फ़ौज का किरदार किसी हद तक इस सारे सियासी माहौल में थोड़ा सा मनफी भी है। ये उनकी सोच है। मैं ख़ास तौर पे उनकी सोच के हवाले से बात करना चाहूँगा कि वो जो ऐसी सोच है उसकी कैसे तस्हीह हो सकती है। देखें फ़हीम, इसकी कुछ रीज़न्स भी हैं। कुछ मैं ये नहीं कहता कि हमने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासी जमातों को या पाकिस्तान के जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं उनको अपने इदारों के ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए, लेकिन इन हाउस और एक कमरे में बैठ के जो हमारी गलतियां कोताही हैं, फ़ौज कोई नौज़बिल्ला कोई फरिश्ते तो नहीं है, उनमें भी गलतियां कोताही हैं। जिस तरह की अब बात की उसकी बैकग्राउंड मौजूद है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया, जनरल याया ने, ज़िया ने, अयूब खान ने इक़्तिदार में तो रहे ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इंडिविजुअल एक्ट किसी का है तो वो उसको गलत को गलत कहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आम परसेप्शन ये क्रिएट हुआ है कि हर एक चीज़ के पीछे, जिस तरह पराचा साहब ने बात की, जब आप इमरान खान साहब धरने में बैठ के एक ओपनली कहेंगे कि जी कल अंपायर ने उंगली खड़ी कर देनी है, आज खड़ी कर देनी है, और फिर कुछ साजिशें बेनकाब हुई भी हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारे लिए हमारे दिलों के अंदर पाकिस्तान आर्मी की बड़ी इज्जत कदर है बींग इदारा। लेकिन अगर किसी का इंडिविजुअल एक्ट है पाकिस्तान के अंदर, तो अगर किसी ने गलती कोताही की है तो वो तो पॉपुलर तो नहीं है। आपने बात की कि पाकिस्तान के लोग आर्मी की तरफ देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ के या पाकिस्तान के सियासतदानों को छोड़ के, तो अगर इतना ही आर्मी की तरफ देख रहे हैं तो फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 2 तारीख अक्सरियत मिलनी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर। आज वो पाकिस्तान के अंदर आ नहीं सक रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों का सामना नहीं कर सक रहे हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है, बिलखसूस ये कियानी साहब से ये जो मौजूदा बाजवा साहब तक की जो आर्मी है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इनको कि किसी पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया और पाकिस्तान के तमाम लोगों को एक स्पेस दिया, तमाम पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको सपोर्ट किया, और ओपनली कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको हम चलना फैलते फूलते देखना चाहते हैं। ये बड़ी बात होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि जिनको सामने रख के माजी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिस पे हाँ, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर बिल्कुल जिस तरह आज मियाँ नवाज शरीफ साहब गली गली में पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के इदारे हमारे अपने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमारी अपनी है, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी है, उसके ऊपर हमें बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको कमरे में बैठ के, ऑफिस में बैठ के रिजॉल्व करें। पाकिस्तानी फ़ौज कोई अलग कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तानी फ़ौज हम में से है। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा या जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद
थे, उन्होंने जिस तरह कहा कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, मेरे वालिद खुद फ़ौज के अंदर थे, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग फ़ौज के अंदर हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के लोग, आपको याद होगा फ़हीम, हम स्टूडेंट थे इसी कराची में, फ़ौज की खाली गाड़ियाँ गुजरती थी, फिर भी हम उनको सल्यूट करते थे। तो आज भी हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान आर्मी के लिए यही जज्बात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग जब तक पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़े नहीं होते, ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद और कराची ऑपरेशन, ये बहुत सारे मौज़ू पे पाकिस्तान आर्मी लड़ रही है, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती। तमाम साजिशें इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर नाकाम होंगी अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़े। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है, बहुत सारी बातें बाकी हैं, मगर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और बात भी कुछ ऐसी ही जैसे हमारे मेहमानों ने कही कि हम बेशक अपनी ये जो हमारी आर्मी है इनके पीछे बिल्कुल खड़े हैं। जब भी कोई इस कौम पे, इस मुल्क पे अगर कभी कोई मुश्किल आती है तो हमारी ज़ुबान से अल्लाह के बाद पाकिस्तान आर्मी का ही नाम निकलता है। और पाकिस्तान आर्मी में जितने भी जवान हैं हमारे, जितने हौसले उनके बुलंद हैं, मैं उनसे भी ज़्यादा मैं सैल्यूट करता हूँ उनकी माँओं को, उनकी बहनों को, जिनके हौसले एक्चुअली उन जवानों से भी ज़्यादा बुलंद हैं कि जो अपने जिगर के टुकड़ों को बॉर्डर पे और इस मुल्क की हिफाजत के लिए और अपनी जानें कुर्बान करने के लिए सरहदों पे भेज देते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है। फ़हीम अब्बास को, फुरकान बॉबी को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।